बोले ग्लास आधा खाली, मैं बोलूं आधा भरा। तू बोले कितना सारा, मैं बोलूं जरा सा। तू बोले दिन है तो, मैं बोलूं रात नहीं। बात तो यही है बस, और कोई बात नहीं। बात तो बस है यही कि मेरी बात बस जाने तू या जाने ना। माने तू या माने ना। जाने तू या जाने ना। अब इस म्यूजिकल शुरुआत के साथ हमें आज का हमारा लेक्चर शुरू करना है। तो शुरुआत म्यूजिकल है तो साथ में यादगार भी है भाई। और आज का हमारा लेक्चर, जैसे कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे से, है ना। तो हमें फिजिक्स को जानना भी है, समझना भी है, और आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे, है ना। इससे पहले कि हम आज का सफर शुरू करें, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अब कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए। केवल 5 दिनों के बाद 14th ऑफ अप्रैल को इंतजार खत्म होगा और हमारा एम 2022 बैच जो है वो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहा है। ऑलराइट, तो जितने भी बच्चे जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे एम 2022 का बैच बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज ही इनफैक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको उसके लिए उसकी 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। और उस सब्सक्रिप्शन में भी जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा, जो डिटेल्स होंगी, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। प्रोग्राम के जो फीचर्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ ही अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड PHYMAYA यानी फिजिक्स माया का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली उस पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं आगे की कुछ बातें। काफ़ी कुछ आप मेरे बारे में जानते हैं। अब हमारी काफ़ी सारी मुलाकातें हो चुकी है और यकीनन सारी की सारी मुलाकातें काफ़ी यादगार रही हैं, और आगे का सफ़र भी काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये क्या है भाई। जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक है। इस लिंक को आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और लिंक का यूज करके आज ही और अभी ही आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे लैंड करने के फायदे बहुत सारे हैं यार। जैसे पिछली मुलाकात से हमने हमारी डीपीपी वाले पार्ट को शुरू कर दिया है, तो लेक्चर नोट्स, डीपीपी, स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है वो सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो जेई प्लैनेट का टेलीग्राम चैनल है, उस पर शेयर होंगी। ठीक है जी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपके पास अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक 2 सेपरेट प्रोग्राम्स रन करते हैं जिनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं। प्लस का बैच लॉन्च हमारा है जो मैंने आपसे शेयर किया ऑन 14th ऑफ अप्रैल एम 2022। प्लस पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं यार। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कंटेंट का, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, और इसके अलावा आइकॉनिक के जो बेनिफिट्स हैं उसमें आपको पर्सनल अटेंशन, जो लोग चाहते हैं वो लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। आपको स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस मिलता है, और इसके अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्विजेस और टेस्ट हैं वो हम आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। बस आप लोगों को कॉन्स्टेंटली हमारा साथ देना है, मेहनत करते रहनी है, और एक अच्छा सा रिजल्ट बैक करना है। ठीक है, जो लोग बोर्ड्स के लिए टारगेट कर रहे हैं ये सीरीज उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है, और आपके जो फ्रेंड्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, ये भी उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के लिए 12 मंथ्स की, 18 मंथ्स की और 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपके सामने है, जिसमें आप अभी 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन को प्रेफर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, ना कि किसी एक बैच का। कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को एक बार ज्वाइन करते हैं तो आप मल्टीपल बैचेस का फायदा उठा सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स से बहुत सारा सीख भी सकते हैं, और हमारे साथ की जर्नी तो काफी ज्यादा फोकस्ड और प्रिसाइसली चलने ही वाली है, तो देरी ना करें। ठीक है, एंड आइकॉनिक के सारी डिटेल्स आपके सामने ये लिखी हुई हैं। इसमें PHYMAY फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने पे आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिलता है।
ठीक है। मेगा ऑफर चल रहा है अभी। आप में से जो बच्चे बहुत जल्दी इन प्लस बैचेस के लिए सब्सक्राइब करते हैं, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पे आपको 15 महीने मिल रहे हैं, यानी 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, जो कि जेई एडवांस 2022 तक के लिए रहेगा। ठीक है। और हम अगर हमारे लेक्चर्स के बारे में बात करें तो हमने यूनिट 1 शुरू किया था, जिसमें इंक्लूडेड 2 चैप्टर्स थे। हमारी शुरुआत चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से हुई थी। इसका ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया था। भाई पढ़ाई करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई करनी किससे है। ठीक है। तो उसमें जो सेक्शंस हैं, चार्ज का, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके थे। कूलम्स लॉ के साथ हमारी जर्नी शुरू हो चुकी थी, जिसमें कुछ चीजें हमने कल कुछ चीजों का जिक्र किया था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें आज करनी है और कल का डीपीपी डिस्कशन भी तो करना है ना। होपफुली आप सभी लोगों ने डीपीपीज अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो जैसे जैसे मैं सवाल आपके सामने लेकर आऊं, वैसे वैसे आप उन सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। ठीक। कूलम्स लॉ में हमने एक छोटी सी बात शुरुआत में जो गौर की, वो ये कि उसकी लिमिटेशन क्या है। लॉ पढ़ने से पहले ही पढ़ लिया कि कब और कहां ये लॉ लग सकता है और कब और कहां नहीं लग सकता। सो आई टोल्ड यू कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ ये है दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज आउटसाइड देम। और अगला जो लेक्चर होगा हमारा, यानी लेक्चर 6 जो होगा, उसे हम बेसिकली डेडिकेट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ पर ही। ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाली बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक। तो आपको करना क्या है, आप में से जो भी बच्चे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत भी अगर अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए बेसिक मैथ्स का 1 शॉट बनाया है 2 पार्ट्स में। उसमें से आपको एंड गेम वाला 1 शॉट जो है वो देखना चाहिए। वो आपको जेई प्लैनेट के ही 1 शॉट पे अवेलेबल मिलेगा। तो पूरी फिजिक्स में 11th 12th के ट्रैक की पूरी फिजिक्स में जब जब आपको ऐसा लगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से घबराहट हो रही है, या आपको ऐसा लगे कि मैथ्स आपको समस्या दे रही है, तो आप मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स को रिव्यू करें। काफी ज्यादा हेल्पफुल है वो आपके लिए। ठीक। सो कूलम्स लॉ के लिए हम कह सकते हैं इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज उनके बाहर। और हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे निर्भर करता है, यानी 2 चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है ये मैटर करता है। उसके हिसाब से हमने एक एक्सप्रेशन निकाला जहां पे हमने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में बात की और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को भी देखा। ठीक। सो ये सारी बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि अगर पूरे के पूरे चार्जेस के सिस्टम को उठाकर मीडियम में डाल दोगे तो करना क्या है, जो फोर्स वैक्यूम में आया था उसे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से करेंगे डिवाइड और मीडियम वाला फोर्स निकल कर आ जाएगा। ऑलराइट। फिर हमने बात किसकी की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो अपने आप में एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यूज कैसे होता है इसका वो एक बार हम देख चुके हैं। इंडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था कि स्पेशल केसेस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो आ गया है वो टाइम। चलिए बात कर लेते हैं स्पेशल केसेस का। कि तो आप ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए मैं केस 1 आपके सामने बनाऊं, तो केस 1 में क्या है भाई, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी R है। दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, R दी हुई है। ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा। सो ये सिंपल है, KQ1 Q2 by R²। लेकिन अगर इसी में यहां एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया होता, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को ना ही वैक्यूम में रखा गया है और ना ही पूरे के पूरे सिस्टम को मीडियम में रखा गया है, बल्कि थोड़ा सा मीडियम और थोड़ा सा वैक्यूम हो गया है। और आप ये कहेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है और इसकी थिकनेस बेटा T है। तो T थिकनेस और एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपके सामने है। ये ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे हम केस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो यहां पे अगर फोर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना जरूरी है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आप ये कहेंगे कि सर 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R इन वैक्यूम है। ठीक है। और ये वैक्यूम में रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर ये पूरा सा वैक्यूम होता या पूरा सा मीडियम होता तो समस्या ही क्या थी।
समस्या ये है कि ये थोड़ा सा वैक्यूम और थोड़ा सा मीडियम है। तो या तो मीडियम की दूरी का वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस लिख लीजिए या वैक्यूम की दूरी का मीडियम इक्विवेलेंट डिस्टेंस लिख लीजिए। तो मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलूंगा हियर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में होगा दैट विल बी K mod Q1 mod Q2 बाय RV का स्क्वायर। अब आपने कहा सर वहीं दूसरी ओर ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों ही चार्जेस ऐसे मीडियम में रखे गए हैं जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R इन मीडियम है। तो आप कह सकते हैं हियर जो भी फोर्स मीडियम में होगा वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R टाइम्स K mod Q1 mod Q2 बाय RM का स्क्वायर। अब यदि आप वैक्यूम की मीडियम इक्विवेलेंट दूरी देखना चाहो या मीडियम की वैक्यूम इक्विवेलेंट दूरी देखना चाहे तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसकी जगह यहां पर ऐसा क्या डाल दें कि एक्चुअल रिजल्ट में कोई परिवर्तन महसूस ना हो। यानी कि यदि आप ये चाहते हैं कि सर वैक्यूम वाला फोर्स और मीडियम वाला फोर्स ताकि बराबर हो जाए, इसके लिए वैक्यूम वाली दूरी और मीडियम वाली दूरी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो आप बोलेंगे फॉर फोर्स इन वैक्यूम टू बी इक्वल टू फोर्स इन मीडियम वी हैव, क्या मिलेगा बेटा हमको मिलेगा सर दोनों को बराबर रखते हैं तो देखिए दोनों का न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, डिट्टो, तो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए। यानी RV स्क्वायर RM स्क्वायर एप्सिलॉन R होना चाहिए, या RV जो है वो RM अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन R होना चाहिए, RM अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन R होना चाहिए। क्या इतनी बात कंफर्टेबल है? इतनी बात से हम सभी लोग बिल्कुल सहमत हैं सर। तो देखिए हम यहां क्या बोल सकते हैं, हम यहां बोल सकते हैं ऑलराइट, हम यहां बोल सकते हैं कि हियर जो भी फोर्स लगेगा इफेक्टिव फोर्स, आप बोलेंगे सर ये K mod Q1 mod Q2 न्यूमरेटर में तो चेंज कीजिए मत, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। जो भी झोल है, जो भी मुद्दा है वो दूरी का है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का है, थोड़ा सा वैक्यूम में और थोड़ा सा मीडियम में। तो आप कहेंगे सर वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं K mod Q1 mod Q2 बाय R स्क्वायर, तो दूरी भी टोटल वैक्यूम वाली ही होगी। तो आप ये कहेंगे कि वैक्यूम वाली पूरी दूरी थी R, जिसमें से डाइलेक्ट्रिक वाली दूरी T जा चुकी है, लेकिन ये दूरी आपने निकाल के बाहर नहीं रखी थी, इस दूरी में आपने मीडियम डाला था। तो जब RM दूरी मीडियम की होगी तब उसे अंडर रूट एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई करके वैक्यूम इक्विवेलेंट निकलेगा। तो आप ये बोलेंगे कि यहां ये आया R माइनस टी और प्लस कर देंगे T अंडर रूट एप्सिलॉन R, प्लस कर देंगे T अंडर रूट एप्सिलॉन R, तो ये वैक्यूम इक्विवेलेंट आ जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको, वैक्यूम इक्विवेलेंट का फंडा है ना। तो और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा यार, इस पूरे का स्क्वायर आएगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस और इसका स्क्वायर। सो K mod Q1 mod Q2 बाय इफेक्टिव दूरी का स्क्वायर, वैक्यूम वाली दूरी माइनस मीडियम वाली दूरी प्लस मीडियम का वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। इजी है, बात समझ में आ गई है। चलिए इसी में बनाते हैं यार केस 2, इसकी कर लेते हैं कार्बन कॉपी और बनाते हैं अब यहां पे केस 2। तो केस 2 और ये पूरा कॉन्सेप्ट बस हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब की बार क्या है, अब की बार हमारे पास ये कंडक्टिंग स्लैब है, दिस इज नॉट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज कंडक्टिंग स्लैब, मेटल है, मेटल या कंडक्टिंग स्लैब। तो अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर अगर हम मैथमेटिकली चलें, ये केस 2 है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तो समझ में आया भाई, पूरा वैक्यूम था तो पता है, पूरा मीडियम था तो पता है, थोड़ा सा वैक्यूम थोड़ा सा मीडियम तो पता है, थोड़ा सा वैक्यूम थोड़ा सा कंडक्टिंग मीडियम, अब की बार मेटल या
कंडक्टिंग मीडियम, तो क्या करेंगे मैथमेटिकली, तो ये करेंगे सर कि इफेक्टिव फोर्स जो है वो होगा K मॉड Q1 मॉड Q2 बाय दोनों के बीच की इफेक्टिव दूरी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन R होना चाहिए, मगर इस एप्सिलॉन R की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है। मेटल या कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू सिखाया था, देख भी सकते हैं, मेटल या कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती है। और यदि ऐसा होता है तो देखिए डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आने से क्या होगा, ये इसका स्क्वायर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आने से क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आने से ये जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मुद्दा क्या है कि इफेक्टिव फोर्स कंडक्टिंग स्लैब को बीच में डालने से जीरो हो जाता है। लेकिन अगर इसी को कॉन्सेप्ट के रूप में समझें तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है शील्डिंग की, कंडक्टर्स show the property, they exhibit the property of electrostatic shielding, they exhibit the property of electrostatic shielding। शील्ड बनाने का क्या मतलब है? शील्ड बनाने का बेटा ये मतलब है कि कंडक्टर के अंदर की दुनिया, ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर के अंदर की दुनिया कंडक्टर के बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट नहीं करती। यानी कि मान लीजिए ये लेक्चर थिएटर जो है, ये क्लासरूम जो है, ये क्लासरूम की दीवारें, इसकी छत, इसका फर्श कंडक्टर का बना है, मेटल का बना है। ऐसी सूरत में अगर कमरे के बाहर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करवा दी जाए तो भी इस रूम के, इस कंडक्टिंग रूम के अंदर मौजूदा सेंसिटिव इक्विपमेंट्स सेफ रहेंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल्स, ये कंडक्टिंग रूम जो है वो अपने से बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से शील्ड करके रखेगा, और अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से शील्ड करके रखेगा। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई होगी। सो कंडक्टर्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक, तो आप ये कहेंगे कि कंडक्टर से लेफ्ट का रीजन और कंडक्टर से राइट का रीजन एक दूसरे से इंटरैक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे यार। बात समझ में आ गई? ऑलराइट, तो नेट फोर्स तब भी क्या निकल कर आ जाएगा, सो इफेक्टिव इंटरैक्शन, सो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो आएगा, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कितना निकल कर आएगा, वो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जीरो निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। फिर हमने कुछ सवाल देखे। सवाल नंबर 1 आपको डायरेक्शन से वाकिफ करवाता था। एनसीईआरटी और बीएचयू में मैंने आपको कल भी बताया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जो पहले भी अच्छा पेपर देते थे और अब तो आईआईटीज में ही इंक्लूड होते हैं काफी सालों से, है ना, आईटी बीएचयू जिस नाम से आप जानते हैं। फिर हमने सुपरपोजिशन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम की थी कि भाई इंडिविजुअल फोर्सेस का सम करेंगे, वेक्टर सम, तो जाके नेट फोर्स आएगा। और अगर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोल पाएंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में ये बोल पाएंगे कि सर उस पे लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। जो भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो इंडिविजुअल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, आपके सामने है। फिर हमने एक और बात की, आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, हमने फील किया उसको कि ग्रेविटी के मौजूदगी में क्या होगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या होगा। ये सारे सवाल हम हमारे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे। अच्छा, होमवर्क रह गया यार, होमवर्क भी तो आपको दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन, ये दोनों लगभग एक जैसे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो आइए इसको हम कंप्लीट भी कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज क्या क्या है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में? दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ यूं लगते हैं कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के दो मासेस के बीच में लगने के लिए और दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगने के लिए मासेस का या चार्जेस का फिजिकल कांटेक्ट में होना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। तो आप इन्हें कहेंगे कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि
दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? वर्क डन जिनका रास्ते पे निर्भर नहीं करता। आप ये कहेंगे कि यहां इनिशियल पॉइंट है और यहां ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल जाने के 3 रास्ते, एक ऊपर वाला रास्ता, ऊपर वाला रास्ता, एक बीच वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए यदि कूलम्स लॉ वर्क कर रहा, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा और 3 अलग अलग रास्ते होंगे, जिसमें से एक रास्ते में कार्य हुआ है W1, दूसरे में W2 और तीसरे में W3, देन दोनों ही फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता और ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। तो आप बोलोगे शेयर W1 is equal to W2 is equal to W3. So work done by these forces is path independent. Work done by these forces is path independent. इसके अलावा ये दोनों ही फोर्सेस जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, यानी बहुत ज्यादा दूरी तक लग जाते हैं, बहुत ज्यादा दूरी तक लग जाते हैं। आप देखते हो ना, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी तो लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, राइट? चांद का ग्रेविटेशन लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं, तो बहुत ज्यादा दूरी तक ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें लॉन्ग रेंज फोर्सेस कहा जाता है। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं, जैसे जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं यार, थोड़ी दूरी तक ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस काफी दूरी तक एग्जिस्ट करते हैं। बात करते हैं बेटा डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो 2 मेजर डिफरेंसेस हमारे पास ये निकल कर आते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है बेटा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। लाइक पॉइंट चार्जेस होंगे रिपेल करेंगे, अनलाइक पॉइंट चार्जेस होंगे अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पे निर्भर नहीं करता। कांस्टेंट का नाम भी होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम होता था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप इसे बोलेंगे कि ये ब्रह्मांड में कहीं भी सेम रहता है। Fg इज मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट वो तो यार मीडियम पे डिपेंड करता है, वैक्यूम के लिए अलग है, मीडियम के लिए अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं यार। बट क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मीडियम डिपेंडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है बॉस, ठीक है। अलग अलग मीडियम में उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ऑलराइट, तो ये सिमिलैरिटीज हैं, ये डिफरेंसेस हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसी में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज भी आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूरी बढ़ाने से घटता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दूरी बढ़ाने से घटता है। तो यार ये इनके बीच की सिमिलैरिटी भी हो गई। दे बोथ डिग्रेड विद डिस्टेंस, दूरी बढ़ाने के साथ दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता चला जाता है, दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो बाकी तो देख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रॉपर्टीज हो गई। कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं जी, तो वो वाला होमवर्क भी पूरा हो जाएगा, है ना। हम ये कह सकते हैं दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे भी फोर्स है यार, सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मैं बड़ा चार्ज हूं और सामने छोटा चार्ज है, मैं बड़ा चार्ज हूं और सामने छोटा चार्ज है, तो भी जितना बड़े ने छोटे पे फोर्स लगाया होगा उतना ही छोटे ने बड़े पे फोर्स लगाया होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दो चार्जेस के बीच का जो इंटरैक्टिव फोर्स होगा वो बड़े वाले चार्ज पर भी उतना ही लगेगा जितना छोटे वाले चार्ज पर लगेगा, है ना। सो आप क्या बोलेंगे? फॉलो या सिंपल यू कैन से सैटिस्फाइज, करना भी चाहिए यार, सैटिस्फाई लॉ है क्योंकि न्यूटन का। तो दे सैटिस्फाई और इट सैटिस्फाइज
न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट सैटिस्फाइज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन का तीसरा लॉ सैटिस्फाई करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो यू विल से दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फोर्स ऑन ए, जिस पर होता है उसे ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं और जिसकी वजह से होता है उसे ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिखते हैं। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी, है ना। अगली बात हम क्या कर सकते हैं, अगली बात हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। यानी आप हैं, हम हैं, आप भी चार्ज, हम भी चार्ज, लगा लीजिए एक फोर्स, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव रखो भाई। अब कोई तीसरा चार्ज आके हमारे बीच में खड़ा हो जाता है, तो यार मुझ पे लगने वाला फोर्स दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट होगा, लेकिन किसी तीसरे के पिक्चर में आ जाने से इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा था, आपसी का जो इंटरैक्शन था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे बीच का इंटरैक्शन जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं। बात समझ में आ गई। सो द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड वन। तो क्या बोलेंगे यहां पे, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, मैं डिफरेंट कलर से इसको मेंशन कर देता हूं, याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा भाई। तो ओके, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी two charges, between any two charges is independent of, ये निर्भर नहीं करता, is independent of presence of, is independent of presence of any third one, किसी तीसरे की मौजूदगी पे निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ गई। तो देखिए कितने सारे प्रॉपर्टीज और कितने सारे डिफरेंसेस हमने लिख लिए। तो ये था आपका छोटा सा होमवर्क जो हमने किया डिस्कस। तो आज क्या क्या सीखा, स्पेशल केसेस सीखे, कंडक्टर का शील्डिंग इफेक्ट सीखा, होमवर्क कंप्लीट किया, और अब हम डीपीपी डिस्कशन करने वाले हैं पिछले लेक्चर का। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज के लिए काम नहीं, आज के लिए भी काम है। अब बहुत एंजॉय करने वाले हो। आज का डीपीपी भी मैंने प्रॉब्लम्स पर ही जो बेस्ड है, आज का डीपीपी भी मैंने लेक्चर के साथ अटैच कर दिया है, जिसे हम हमारी अगली मुलाकात में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले काफी पढ़ाई भी करेंगे, तो वो कब डिस्कशन में आएगा वो मैं आपको हमारी अगली मुलाकात में बताऊंगा। लेकिन आइए पहले पिछली डीपीपी का यानी डीपीपी डिस्कशन ऑफ लेक्चर 4 शुरू करें। तो देखिए सबसे पहला सवाल, दो चार्जेस each of 1 coulomb, I can see that it is quite visible to you, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, फिर भी मैं रीड आउट करता हूं। Two charges each of 1 coulomb are at a distance 1 kilometer apart. The force between them is, तो देखिए आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे we know कि जो फोर्स होता है वो होता है k mod q1 mod q2 by r square। वैल्यू डाल देते हैं, k की वैल्यू ऐसा यूनिट में जानते हैं बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मॉड q1, दो चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम्ब, तो मॉड q1 भी 1 है, मॉड q2 भी 1 है, और दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। मगर हमें तो दूरी को मीटर में डालना चाहिए भाई, ऐसा यूनिट होती है। तो क्या लिखोगे, 1000 मीटर यानी 10 टू द पावर 3 मीटर्स। लेकिन इस पूरे का स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। सो इट इज k mod q1 mod q2 by r स्क्वायर। अगर चार्जेस नेगेटिव भी होते तो भी फॉर्मूले में तो मैं पॉजिटिव ही डालता, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसे, यह आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 6, ऊपर जाके -6 हो जाएगा, यानी ये 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन्स। 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन्स। इसका मतलब ऑप्शन ए आप देख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन्स है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या आपको विजिबिलिटी क्लियर आ रही है बेटा, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है।
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन्स हो गया है। ठीक है, चलिए इजी है, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। When 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, गौर कीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हटा लिए हैं, छीन लिए हैं, तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आया होगा? डिपेंड करता है। अगर बॉडी न्यूट्रल है, यदि बॉडी न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन को छीनने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को छीनने पर और पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को छीनने पर हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव था तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद नेगेटिव ही रहे, हो सकता है बहुत कम नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने पे पॉजिटिव हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं पता। लेकिन आगे पढ़ते हैं। When 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन्स छीन लोगे तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एज अ स्टूडेंट दिमाग में इतनी बात बैठनी चाहिए। द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, बहुत सिंपल है यार, तो हम बोलेंगे शेयर जो भी चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं? 10 की पावर 14, चार्ज रख देना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 14, विच मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ गया। क्या आ गया? माइनस 5 आ गया। या इसी को आप 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम्स बोल सकते हो, या फिर 16 माइक्रोकूलम्स बोल सकते हो। 16 माइक्रोकूलम्स, और क्योंकि न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन छीने हैं तो इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव। सो आप देख सकते हैं कि 16 माइक्रोकूलम्स निकल कर आया है। इजी है जी, बात समझ में आ गई होगी। बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे अगले सवाल की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। When the distance between the charged particles is halved, then the force between them becomes, देखो देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ था। We know कि भाई जो फोर्स होता है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा करते हैं जी। इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, ये क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। आप बोलोगे यदि दूरी को, यदि फाइनल आर को ट्वाइस ऑफ, क्या कहा जा रहा है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ्ड, ट्वाइस नहीं करना, हाफ करना है, हाफ ऑफ इनिशियल डिस्टेंस, देन आप ये बोलेंगे कि एफ इनिशियल जो है वो आर इनिशियल का स्क्वायर हो गया, एफ फाइनल जो है वो आर फाइनल उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बेसिकली एफ फाइनल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फाइनल का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। वैसे तो प्रोपोर्शनैलिटी से आप बोल ही सकते थे कि डिनोमिनेटर में अगर 2 डाल दिया जाता तो क्या होता? डिनोमिनेटर में 2 डाल दिया जाता तो यहां 2 का स्क्वायर आ जाता। अगर हाफ डाल दिया जाता तो हाफ का स्क्वायर आ जाता, 1/4 आ जाता, है ना। डिनोमिनेटर में 1/4 लगने का मतलब है कि फोर्स 4 टाइम्स हो जाता, यानी न्यूमरेटर में 4 हो जाता। जरा देख भी लेते हैं। डिवाइडिंग 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, आपके पास आएगा एफ फाइनल बाय एफ इनिशियल। लेकिन क्योंकि जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा बेटा वो कट जाएगा, और इनवर्स रिलेशन है तो यहां पे भी ये इनवर्स रिलेशन दिखेगा, और इनवर्स में भी पावर 1 नहीं है, पावर 2 है, तो ये आर इनिशियल उल्टा हो जाएगा बाय आर फाइनल, और इसका स्क्वायर दिखेगा। तो आप बोलेंगे एफ फाइनल विल बी इक्वल टू एफ इनिशियल, यहां कर दिया मल्टीप्लाई, और आपने कहा आर इनिशियल तो आर इनिशियल है, आर फाइनल को आर इनिशियल बाय 2 बोला, और इस पूरे का स्क्वायर, आर इनिशियल से आर इनिशियल कट गया, 1/1/2 विच मीन्स 2, लेकिन उसका स्क्वायर, तो आपने कहा फोर्स कितना निकल कर आ गया है? 4 टाइम्स एफ इनिशियल। कितना निकल कर आ गया है? 4 टाइम्स एफ इनिशियल। तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? कितने टाइम्स हो गया बेटा ये? 4 टाइम्स हो गया।
4 टाइम्स हो गया। तो दूरी को हाफ करने पे फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन देखो इसमें ट्रिकी क्वेश्चन क्या हो सकता था कि 2 चार्जेस रखे हैं, बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया है, बताइए दूरी को कम करने से क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर अगर बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाला है तो अभी तो सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या सीखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेट फोर्स 0 है सर, तो दूरी को बढ़ाने या घटाने से भी नेट फोर्स 0 ही रहना है, इंटरैक्शन हिंडर हो जाएगी, नेट फोर्स 0 रहना है, तो इसीलिए दूरी को बढ़ाने या घटाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ चार्ज Q1 exerts some force on a charge Q2। मैं हूं Q1, तुम हो Q2, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मान लो मैंने तुम पे फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। If third charge Q3 is brought near the force of Q1 exerted on Q2, यदि यहां पर कोई और भी आ जाए, यदि कोई बच्चा और यहां पर मुझसे पढ़ने आ जाए, तो क्या मैं जैसे तुमको पढ़ा रहा था, जितनी शिद्दत से सिखा रहा था, उस शिद्दत में कभी कोई कमी आती है? नहीं आती। और यही अभी हमने सीखा भी क्या था कि 2 चार्जेस के बीच का जो इंटरैक्शन होगा, किसी तीसरे के आ जाने पर कोई मतभेद नहीं होगा। इसका मतलब 2 चार्जेस के बीच का फोर्स, अभी प्रॉपर्टी भी सीखी है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड वन। सो अ चार्ज, व्हाट विल हैपन विद द फोर्स? इट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्या होगा भाई फोर्स के साथ? वो अनचेंज्ड रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ये अलग बात है कि जो नेट फोर्स लगेगा किसी एक चार्ज पर, वो बाकी बचे हुए दोनों की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। आई रिपीट, किसी एक चार्ज को पकड़ो, बाकी बचे हुए दो उस पे यूं यूं फोर्स लगा रहे हैं, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के वेक्टर सम से आएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यार ये कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, सीपीएमटी में भी आया है, बीवीपी में भी आया है, भारतीय विद्यापीठ, ठीक है, डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था, अब जिसे डीटीयू के नाम से जानते हो यार, वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस ऑफ फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल में भी आया हुआ है, तो काफी कॉमन क्वेश्चन है। बच्चे फिर भी इसमें थोड़ी सी समस्या फील करते हैं क्योंकि देखा हुआ नहीं होता। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा पेपर सर ने ही बनाया है। वो कैसे? कोई जादू नहीं है। जितने भी सवाल बन चुके हैं, आजकल बन रहे हैं, और जितने भी सवाल जैसे भी बनने की संभावना है, whatever problems which are asked in the past, which are being asked in the present and which could be asked in the future, cover all the levels। तो क्या होगा? जो आएगा वो देखा दिखाया आएगा, एंड देन श्योरली आप रॉक करने वाले हो यार। तो देखो आप क्या कहोगे, एक सोप बबल है दैट इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस। सोप बबल कंडक्टिंग होता है, जो भी चार्ज दिया वो फैल गया, तो ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को धकेल रहा है, ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को धकेल रहा है, ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को धकेल रहा है। क्या होगा? आपस में सामने सामने वाले चार्जेस, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्जेस, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सोप बबल का साइज बढ़ता चला जाएगा। कब तक? जब तक बबल के अंदर, बबल के सरफेस पर आने वाली सरफेस टेंशन की फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस नहीं कर लेती। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जीत रहा होगा, तब तक सोप बबल का साइज बढ़ रहा होगा। लेकिन पॉजिटिव देते तो क्या होता? अरे तब भी वही होता, पॉजिटिव चार्ज फैला होता, वो भी रिपेल करता। हाँ कि ना? तो इसका मतलब क्या है? अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस फैल जाएगा, रिपेल करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। और अगर आप ये कहते कि सर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होता, भाई नेगेटिव चार्ज देने का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे दो, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है असल में कुछ दे नहीं रहे, उससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, छीन रहे हैं, ठीक है, तब भी यही होता। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। देयर आर 2 चार्जेस, 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। क्या कहेंगे आप? एक बड़ा चार्ज है, ताकतवर,
एक छोटा चार्ज है वीक। बड़े वाले ने छोटे को खींचा, छोटे वाले ने बड़े को खींचा, कौन जीतेगा? अरे कोई नहीं जीतेगा, दोनों पे फोर्सेस अभी तो सीखा था, बराबर लगेंगे सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे शेयर जो भी फोर्स ए वाले चार्ज पर बी की वजह से लग रहा है, वही फोर्स वैसा ही उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बी पर ए की वजह से भी लगेगा, बस दिशा उल्टी रहेगी, माइनस। सो आप क्या बोल पाओगे? मैग्नीट्यूड अगर लेंगे सो फोर्स ए पर बी की वजह से लगने वाले का मैग्नीट्यूड और फोर्स बी पर ए की वजह से लगने वाले का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। डिवाइड करोगे तो क्या रेशो आ रहा है? 1:1। एक ही स्ट्रेंथ से लगेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इट विल बी 1:1। 1:1 इजी है, खटाखट सवाल बन रहे हैं सर। ठीक है, धीरे धीरे और अच्छे सवाल भी आएंगे। चलिए, एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटालिक स्फेयर is given plus q charge. The charge will be distributed on the sphere. भाई एक तो ये मेटालिक हो गया और दूसरा ये स्फेयर हो गया। एक तो ये मेटालिक हो गया और दूसरा ये स्फेयर हो गया। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि सारा का सारा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाएगा। क्या सिखाया मैंने आपको? कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, conductors will carry the entire charge on the surface, on their surface. कंडक्टर्स जो होते हैं वो सारे के सारे चार्ज को अपने सरफेस पर रखते हैं। और आइसोलेटेड शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों हुआ है? आप बोलेंगे यदि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या एक्सटर्नल चार्जेस बोलिए या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बोलिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर होती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है सर? इंटरेस्टिंग ये है कि बचपन से लेके आज तक जब भी तुमको फ्रिज के या कूलर के दरवाजे से शॉक लगता था तो क्या तुमने गौर किया है, इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता था तो वो अक्सर कॉर्नर से लगता था या एजेस से लगता था, पूरे के पूरे दरवाजे से नहीं लगता था। इसका मतलब जो डिस्चार्ज होता है वो कॉर्नर से ज्यादा होता है। कॉर्नर से ज्यादा डिस्चार्ज इसीलिए होता होगा क्योंकि वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग ये है कि कॉर्नर्स जिनका कर्वेचर ज्यादा होता है, फ्लैटनेस कम होती है, उनका रेडियस छोटा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाते हो फ्लैटनेस बढ़ती जाती है। प्लेन मिरर याद है क्या कहते थे? सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट ले लो, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं, रेडियस जितना छोटा होगा कर्वेचर कर्व्ड पोर्शन उतना ज्यादा होगा, फ्लैटनेस कम होगी। रेडियस जितना बड़ा होगा फ्लैटनेस उतनी ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे आर जो होता है वो कॉर्नर्स का सबसे कम होता है, फिर आते हैं एजेस और फिर आते हैं फ्लैट फेसेस। इसका मतलब है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कॉर्नर्स पे सबसे ज्यादा होगी, फिर वो एजेस पे होगी और सबसे कम सिग्मा जो होगा वो फ्लैट सरफेसेस का होगा, वो फ्लैट सरफेसेस का या फ्लैट फेसेस का होगा।
बात समझ में आ गई है हमको? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कॉर्नर पर होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉक भी कहां लगता है? ज्यादा कॉर्नर्स पे लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक कॉर्नर पे लगता है, बात कॉर्नर से लगता है। बात समझ में आ गई? सो एनीवेज, जब आप आइसोलेटेड बोलेंगे तो ये रूल भी फॉलो होगा। जब आप मेटालिक बोलेंगे तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे भाग जाएगा और ये रूल फॉलो करना चाहता होगा। जब आपने स्फेयर बोल दिया तो पूरे स्फेयर में हर जगह रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस सेम है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, कंडक्टर है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे भागेगा और पूरे सरफेस पे रेडियस हर जगह सेम है, तो चार्ज भी यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन द सरफेस, बल्क में नहीं, वॉल्यूम में नहीं। नॉन कंडक्टिंग होता तो वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना थी, अगर देंगे चार्ज वॉल्यूम में तो वॉल्यूम में भी होगा। लेकिन कंडक्टर के आप वॉल्यूम में भी दोगे तो भी खिसक के भाग जाएगा चार्ज, कहां पर? सरफेस पर। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, अभी देखा, अभी सीख लिया, इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, या एक्सटर्नल फील्ड नहीं, एक्सटर्नल चार्ज नहीं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं, ऐसी स्थिति में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो डिपेंड किस बात पे करता है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। सी वी ऑलरेडी नो इनवर्स रिलेशन तो है। यहां ये मोटी भाषा में बताया गया है, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं पूछी यहां पे, मैंने सोचा कि शायद मैथ ज्यादा पूछी होगी, ये तो और ही सिंपल हो गया, ये तो केवल परिभाषा से ही हो जाएगा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसको आप बोल सकते हो क्यू बाय ए। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाय लेंथ होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एरिया होती है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्यू बाय वॉल्यूम होती है। जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो आप बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, हालांकि और जो खास बात है वो मैंने आपको यहां पे बता भी दी है। ठीक है, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। दो चार्जेस Q1 एंड Q2, two charges Q1 and Q2 are placed in vacuum, दोनों को कहां रखा गया है? वैक्यूम में, and at a distance d, and the force between them is F, यानी फोर्स एंड वैक्यूम जो दिया है, फोर्स एंड वैक्यूम जो दिया है, that is equal to F and that is equal to K mod Q1 K mod Q1 mod Q2 by दोनों के बीच की दूरी d, and the force acting between them is F. If a medium of dielectric constant 4 is introduced around them, तो आप बोलेंगे फोर्स इन मीडियम जो होगा वो F by 4 होगा। फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड में 4 होता है, यानी आप क्या बोल दोगे? F by 4। तो बहुत ही सिंपल हो गया। मीडियम में जब फोर्स निकालना होता है तो वैक्यूम में फोर्स निकाल लिया करते हैं और उसे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड मार देते हैं, आंसर निकल आता है यार। तो ये कितना निकल कर आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड। तो क्या आगे निकल कर आ गया? F by 4। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, सवाल है बहुत अच्छा, स्टार मार्क लगाएंगे और एज अ रिजल्ट आप इसको याद भी रख लेना। इस सवाल को आपको याद भी रखना है, ठीक है, करना भी है और याद भी रखना है। क्या है ये? एक चार्ज Q है जिसे दो हिस्सों में तोड़ा गया है, Q1 और Q2, और उन्हें R दूरी पर रख दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल अकर, उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम कब होगा? जब वो टूटे हुए दो हिस्सों के चार्जेस क्या क्या हो, Q1 Q2 Q1 Q2, वो चारों ऑप्शंस में आपके पास अलग अलग दिए गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं फील करता हूं यार सिचुएशन को कि हमारे पास ये एक Q चार्ज है, इसे हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक है Q1 एक है Q2। तो एक काम करते हैं, एक का नाम रख देते हैं छोटा Q और एक का नाम रख देते हैं कैपिटल Q माइनस छोटा Q। ठीक है, और इसको आगे चल के हम Q1 नाम दे देंगे और इसको आगे चल के हम Q2 नाम दे देंगे। तो मैं स्मॉल q की टर्म्स में निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इनको हमने रखा d दूरी अपार्ट। कितनी दूरी पे रख दिया भाई? d दूरी या r दूरी आपको दी हुई है भाई। कितनी दूरी दी गई है? r दूरी दे रखी है भाई क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बोलेंगे शेयर जो भी इनके बीच का फोर्स लगेगा वो लगेगा K
मॉड क्यू मॉड ऑफ क्यू माइनस क्यू बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। आप बोलेंगे फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, आपके पास वेरिएबल कौन है सामने, आर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, बड़ा वाला क्यू कांस्टेंट, छोटा वाला क्यू स्मॉल क्यू जो आपने माना है वो वेरिएबल है, और इधर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स वेरी कर रहा है। तो जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, ये बात मैंने आपको वन शॉट वीडियो में भी सिखाई है, तो आप में से जो लोग मैक्सिमा मिनिमा में कंफर्टेबल ना हो, मेरी जेई प्लैनेट पर अवेलेबल बेसिक वन शॉट मैथ्स वीडियो जरूर देखिएगा, एंड गेम वाला पार्ट, ठीक है, उसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आखिरी सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने को dF by dq को जीरो करना पड़ेगा, dF by dq को जीरो करना पड़ेगा। dy by dx जीरो होता है यार, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो आप बोलेंगे d by dq ऑफ, इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं k by r स्क्वायर, एंड इस q को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया qq माइनस क्यू स्क्वायर, QQ माइनस क्यू स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं और सभी चार्जेस को पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि बोला गया है रिपल्शन, तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव मान लो यार, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, ठीक। सो ये d by dq है किसका, f का, यानी कि k by r स्क्वायर एंड इट इज कैपिटल Q स्मॉल q माइनस क्यू स्क्वायर, एंड इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकल कर आना चाहिए, जीरो। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है। तो आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज, भाई जो भी चीजें कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह, कोफिशिएंट है ना, नंबर लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों से बाहर चला जाएगा, तो भाई k बाय आर स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर बचा d बाय डी क्यू ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q माइनस क्यू स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये कहेंगे कि ये चीज मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी जीरो आएगा, इसका मतलब d बाय डी क्यू कैपिटल Q स्मॉल q माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों प्लस माइनस साइन पे टूट जाते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q माइनस, बोथ आर सेपरेबल भाई, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखा चुका हूं मैं आपको डिटेल में, तो काफी बच्चे तो इसे ओरली भी कर पा रहे होंगे। ये आएगा कैपिटल Q और d बाय डी क्यू ऑफ q माइनस d बाय डी क्यू ऑफ q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। कर दे डिफरेंशिएट, q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, माइनस q स्क्वायर का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, बेटा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाती है, ये जीरो निकल कर आ गया, ये जीरो निकल कर आ गया। इसका मतलब कैपिटल Q जो है बेटा वो 2q के बराबर है, या q जो है वो कैपिटल Q बाय 2 है, एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q जो है वो कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q बाय 2, या ये भी कितना आया, कैपिटल Q बाय 2। तो इसको नाम आपने दिया, इसको आपने नाम दिया था Q1 और इसको आपने नाम दिया था Q2। जरा ध्यान से देखिए, स्मॉल q को आपने नाम दिया था बेटा Q1, तो Q1 कितना है, कैपिटल Q बाय 2, और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q को आपने नाम दिया था Q2, वो भी कितना है बेटा, वो भी कितना है, कैपिटल Q बाय 2। तो आप कहेंगे Q1 और Q2 दोनों ही कितने कितने निकल कर आ रहे हैं, आधे आधे निकल कर आ रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, और आज के बाद आप इसको ध्यान से याद भी रख सकते हैं। देख लो भाई, देख लिया, चलें आगे। तो आज की मुलाकात में इतना ही, लेकिन होमवर्क दिए बगैर समाप्ति नहीं होगी, तो चलिए होमवर्क भी दे देते हैं। यार आज का होमवर्क बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। होमवर्क में है केवल 2 बातें, 5 लेक्चर हो जाएंगे आज के मिलाकर। सो रिवाइज ऑल लेक्चर्स, अब तक के सभी लेक्चर को रिवाइज करना है। रिवाइज ऑल लेक्चर्स फ्रॉम टिल टुडे, ऐसे लिख दूं, शुरू से ही करना होगा ऑब्वियसली, टिल टुडे, है ना। आज का लेक्चर 5 है हमारा, ठीक है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी रीड करनी शुरू करेंगे। रीड एनसीईआरटी, भाई बोर्ड्स कहें, बोर्ड में 100 और 100 लाने का टारगेट है, बोर्ड्स कहें तो, या कॉम्पिटिटिव कहें तो, ठीक है, जेई कहें तो, एनसीईआरटी के कुछ सेक्शंस तो यार रीड करने ही पड़ते हैं पूरे पूरे, तो अब हैबिट बनाना शुरू करेंगे। रीड एनसीईआरटी टिल कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ तक एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए। अगली मुलाकात में काफी कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
14 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है, हमारा बैच लॉन्च जो है, हम प्लस पर आपसे मुलाकात करेंगे। तो जल्दी 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 अनअकैडमी प्लस पर आइए और फटाफट से अपने एम 2022 के साथ जेईई मेन और एडवांस 2022 क्रैक करने का सपना साकार करें। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स के लिए मैं बता चुका हूं आपको, प्लस और आइकॉनिक प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं। प्लस पे ही बैच लॉन्च है और वो करते टाइम आप फिजिक्स माया PHYMAYA कोड का इस्तेमाल जरूर करें, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आस्क अ डाउट फीचर यार अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा फीचर है, जिससे घर बैठे बैठे आप पढ़ाई करते टाइम अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। उसके क्या एग्जैक्ट स्टेप्स रहेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी मैं अटैच कर दे रहा हूं। एंड यस, यूसैट मैंने आपको बताया था ना, जितने भी टेस्ट और क्विजेस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो है, ये अपीयर करने पे आपको ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जिनकी डिटेल आपके सामने है। और प्लस बैचेस या आइकॉनिक के लिए अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बैचेस जो अप्रैल मंथ में लॉन्च हो रहे हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें से मैंने हाईलाइट किया हुआ है किसको भाई, एम 2022। ठीक है, चलिए, सो यस, यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। अभी तक ना किया हो तो करना जरूर, जल्दी से जल्दी, ताकि जितने भी स्पेशल सेशंस में आपके लिए लगा रहा हूं, फ्री प्रैक्टिस क्लासेस लगा रहा हूं, उन प्रैक्टिस क्लासेस में आपको टाइम रहते पता चल जाएगी, सर ने लगा दी गई हैं, वो सर ने लगाई हैं वो क्लासेस, और हम टाइम रहते वहां पे आ सकें और अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस क्लासेस हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी प्लान कर रहे हैं। एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के अभी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सपने को साकार करने के लिए हमारे साथ अपना सफर शुरू करें। और आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करो। DBPs का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत ही जल्द चैप्टर्स होंगे कंप्लीट, NCERT डिस्कशन शुरू होंगी, मॉक पेपर्स लगाएंगे, और जैसे भी सवाल जिस भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं सबके बारे में करेंगे बात। ऑलराइट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।